फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 31 है। इससे पहले हम 30 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। ये सीरीज़ आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप झील के रूप में जाना जाता है? लोकटक, पुलिकट, चिल्का या कुल्लेरू। तो किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप झील के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लोकटक झील को। राइट आंसर ऑप्शन ए, लोकटक झील। लोकटक झील ये कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। ठीक है, ठीक है, ये मणिपुर में है और इस पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह एक तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, और यह ठीक है मणिपुर में स्थित है। और लोकटक झील यह मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है लोकटक झील। ठीक है, फिर बात करें पुलिकट झील, तो ये कहाँ पर है? तो पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। यह खारे पानी की झील है। ठीक है, यह खारे पानी की झील है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की दूसरी, ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, ठीक है, फिर बात करें चिल्का झील, तो चिल्का झील ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, और यह भारत और एशिया की, ठीक है, भारत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील, ठीक है, भारत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, चिल्का झील। फिर कुल्लेरू झील ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और यह मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया? तो गुलबदन बेगम, बीगा बेगम, हमीदा बेगम या मेहमम बेगम। तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बीगा बेगम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, बीगा बेगम। अगर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं यह बाबर का बेटा था। ठीक है, हुमायूं यह मुगल बादशाह था, बाबर का बेटा था। ठीक है, हुमायूं की यहाँ युद्ध इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने कौन से युद्ध किए थे? तो हुमायूं ने चौसा का युद्ध किया। ठीक है, 1539 में। फिर इसने किया कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, जो कि हुआ था 1540 में। ठीक है, फिर इसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में। तो ठीक है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच। और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, तो ये भी हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। सरहिंद का युद्ध, तो ये हुआ था हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके युद्ध हुमायूं के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1757 ईस्वी में डैश ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था?
लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग या रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, फिर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यह बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ओके, ठीक है, कॉर्नवालिस को, और इसने स्थायी बंदोबस्त लागू की थी, स्थायी बंदोबस्त लागू की थी, ठीक है। कॉर्नवालिस, इसके कार्यकाल में क्या हुआ था, तो इसी के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके कार्यकाल में। कब हुआ था, 1790 से 92 में ये युद्ध हुआ था। और इसके बाद श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ये हुए थे 1792 में, ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर किए थे कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान ने। ओके, फिर बात करें लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो यह भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। इसके कार्यकाल में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए इसने, ठीक है ना, इसने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1809 में। ओके, लॉर्ड मिंटो ने, और इसी के कार्यकाल में द्वितीय चार्टर अधिनियम आया, ठीक है, द्वितीय चार्टर अधिनियम आया था 1813 में, ठीक है। फिर है वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसने अपने कार्यकाल में क्या किया, तो इसने अपने कार्यकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग, इसके कार्यकाल में प्रथम मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ कब था, तो ये युद्ध हुआ था 1775 से 82 में ये युद्ध हुआ। और इसके बाद 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है, सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, और इस पर हस्ताक्षर किए थे वॉरेन हेस्टिंग और महादाजी शिंदे ने, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग और महादाजी शिंदे ने इस पर हस्ताक्षर किए थे सालबाई की संधि पर, ठीक है। फिर इसी के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ था 1780 से 84 में युद्ध हुआ था। और इसके बाद मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है, मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ओके, चलिए, तो ये थी इनके बारे में डिटेल। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से बुक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, अमृतसर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए, या भारतीय सिविल सेवा का जनक स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, प्रथम मराठा युद्ध किसके कार्यकाल में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा, खासी, अनायमुड़ी या महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। राइट आंसर ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। फिर कंचनजंगा, तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और ये कहाँ पर है, तो ये है सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। फिर खासी पहाड़ियाँ, तो ये स्थित है मेघालय में।
और अनाईमुड़ी तो यह स्थित है केरल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई। जिया पिनगवा, अरुंधति रॉय, सुनीता नारायण या डैन ब्राउन। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक यह लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय। फिर बात करें जिया पिनगवा द्वारा लिखी गई, तो इनके द्वारा लिखी गई है हैप्पी डिस्कवरी, नहीं, हैप्पी डिस्कवरी, हैप्पी ड्रीम्स। ठीक है, फिर है जिया पिनगवा, तो इनके द्वारा लिखी गई है हैप्पी ड्रीम्स। ठीक है, फिर सुनीता नारायण, तो इनके द्वारा लिखी गई है टू वर्ड्स ग्रीन विलेज। ठीक है, टू वर्ड्स ग्रीन विलेज। फिर डैन ब्राउन के द्वारा, तो इनके द्वारा लिखी गई है द लॉस्ट सिंबल। ठीक है, द लॉस्ट सिंबल। ओके, तो ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है। प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी। तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है 1651 में डैश नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। बेटा, यमुना, गंगा या हुगली। तो 1651 में किस नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था हुगली नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर या पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। 32, 40, 23 या 12। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। और आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपको एग्जाम बहुत अच्छी यूज़फुल होगी। ठीक है, तो इसे पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। ओके, तो नेक्स्ट है भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। Ctrl+F, Ctrl+D, Alt+D या Alt+F। तो MS वर्ड में 365 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो ये किया जाता है Ctrl+D का यूज। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में बॉम्बे में देश भर के डैश प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। 34, 72, 108 या 156। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1885 में। और कहाँ हुई थी। ठीक है, तो बॉम्बे में हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन है कि इसमें देश भर के कितने प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। तो इसमें देश भर के 72 प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जंतु जगत के जंतु संघ से संबंधित गलत है। लीवर, फ्लूक, नेमिटोडा, साइकन, पोरीफेरा, झींगे, ऑर्थोपोडा, स्टारफिश, एकाइनोड, मेट्रा। ठीक है, तो कौन सा जंतु जगत जंतु संघ से संबंध गलत है। तो ये है लीवर, फ्लूका, निमेटोडा से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
डैश के तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम कलिंग है। तो किस तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम कलिंग है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो ये प्राचीन नाम जो कलिंग है ये था उड़ीसा के तटीय क्षेत्र का। राइट आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम कलिंग था। ठीक है, जहां पर युद्ध, जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, इसी जगह पर हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक और खारवेल नरेश के बीच। ओके, नेक्स्ट है एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? फाइल टेक्स्ट पेजिंग, फाइल ट्रांसफर पेजिंग, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटी का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर ऑप्शन डी। और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं तो इनके फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? सट्टेबाजी और जुआ, रेलवे, डाकघर, बचत बैंक, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में जो उल्लेख है तो ये है सट्टेबाजी और जुआ का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस त्योहार को तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? मोनपा, उगादि, विशु या दशहरा। तो किस त्योहार को तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उगादि। राइट आंसर ऑप्शन बी, उगादि। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक थे? पृथ्वीराज चौहान, मानसिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, पोरस। तो मराठा वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, फिर बात करें पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान इन्होंने तराइन का पहला और दूसरा युद्ध किया था। ठीक है, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध किया था। पहला युद्ध जो कि 1911 में और दूसरा युद्ध 1912 में। ठीक है, और ये दोनों युद्ध किसके बीच हुए थे? तो ये हुए थे पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुए थे। ओके, फिर बात करें मानसिंह। तो मानसिंह ये आमेर के शासक थे। ठीक है, आमेर के शासक थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, फिर पोरस। तो पोरस इसने हाइडे स्पीस की लड़ाई की थी। ठीक है ना, हाइडे स्पीस का युद्ध हुआ था। ये हुआ था पोरस वर्सेस सिकंदर के बीच। ओके, चलिए तो ये याद रखिएगा कि किसका युद्ध किसके बीच हुआ था, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई, 12 मार्च, 8 जुलाई, 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है एशिया। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए? भरतनाट्यम नृत्य, कथक नृत्य, सत्रिय नृत्य, मणिपुरी नृत्य। तो जतिन गोस्वामी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे उन्हें सत्रिय नृत्य के लिए। ठीक है, सत्रिय नृत्य जो कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? 1665, 1655, 1675, 1685। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह प्रथम के बीच, ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1665 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? जंस्कर, सोन, चंबल या यमुना। तो कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? तो ये है जंस्कर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत। तो छऊ नृत्य ये भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये है पूर्वी भारत का लोक नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्वी भारत। ओके, नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी को डींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? दुती चंद, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा या हिमा दास। तो किस भारतीय खिलाड़ी को डींग एक्सप्रेस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिमा दास को। राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमा दास। फिर बात करें नीरज चोपड़ा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन बॉय के। पीटी उषा तो इन्हें जाना जाता है पयोली एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, पयोली
एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखा है? अमिताभ घोष, मेघन मार्कल, कल्कि कोचलिन या समीर सोनी? तो द बेंच ये लिखा है मेघन मार्कल ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, मेघन मार्कल, इन्होंने द बेंच लिखा है। फिर अमिताभ घोष, तो इन्होंने लिखा है द शेडो लाइंस। ओके। फिर कल्कि कोचलिन, तो इन्होंने लिखा है द एलिफेंट इन द बॉम्ब। ठीक है। और समीर सोनी इनकी है द एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस समीर सोनी की है। ओके। नेक्स्ट है, साधारण दूध का पीएच कितना होता है? 9.1, 9.3, 8.1 से 8.3, 5.4 से 5.6 या 6.7 से 6.9? तो साधारण दूध का पीएच जो होता है ये होता है 6.7 से 6.9। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? 60, 59, 62, 61? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 61 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सतही तरंगे हैं? पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे, एम तरंगे? तो वह कौन सी भूकंपीय तरंगे सतही तरंगे हैं? तो ये है एल तरंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जिंक से बनी है? मोनल धातु, मैग्नीशियम, रोल्ड गोल्ड या डच धातु? तो मिश्र धातु तांबे और जिंक से बनी। ठीक है, मिश्र धातु तांबे और जिंक से जो बनी है ये है डच धातु। राइट आंसर ऑप्शन डी, डच धातु। ओके। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। और मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।